नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया बेहद ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क कर लिया, अब ज़रूरी है यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की और इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए रिजल्ट यहाँ पे हासिल कर लिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकेंड टॉपर यूपीएससी की 2020 की जागृति अवस्थी के द्वारा ये जागृति अवस्थी का स्टेटमेंट है कि कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के सहारे दूसरी बार में इनके द्वारा सफलता पाई गई है। कॉन्ग्रेचुलेसन जागृति अवस्थी को आईएएस एनालिसिस की टीम के द्वारा। अब यहाँ पे जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होना चाहिए, तो देखिए 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे में पूरी की पूरी जो सिलेबस है किसी भी कीमत पे आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अब महज जो 14-15 दिन आपके पास बचा हुआ है, यहाँ पे आप लोग स्मार्ट वर्क करने में लगाइए। उन्हीं टॉपिक को आप लोग स्टडी कीजिए जहाँ से अक्सर यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मेरे द्वारा कराया जा रहा है 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर हाल में आपको करके जाना है। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से वैसे 16 टॉपिक हैं, लेकिन इसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहे एंड पीडीएफ की रिगार्डिंग पूरा आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखिए प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन का जो अगर एनालिसिस की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग जो ट्रेंड है, खासकर आज हम लोग हिस्ट्री को देखने वाले हैं। हिस्ट्री में देखिए ऑन एन एवरेज, मतलब यहाँ से प्रश्न अगर 2011 को छोड़ दिया जाए तो लगभग आप इसमें देख पा रहे हैं 18 से 20 प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। और सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस मॉडर्न हिस्ट्री से अगर पूछा जा रहा है तो पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कि एंशिएंट भी पढ़ लें, मिडेवल भी पढ़ लें। आपको मॉडर्न पे सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेट करना है और आर्ट एंड कल्चर को भी यहाँ पे साथ में लेके चलना है। बाकी जो अन्य सब्जेक्ट है उसका भी 1-2 दिन के अंदर मैं पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को दे दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं करेंट अफेयर का कितना अधिक रोल आज के समय में हो गया। पूरा करेंट अफेयर डायनेमिक हो गया है। जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर पूरी की पूरी मैं लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री की। तो देखिए हिस्ट्री में जो नंबर 1 जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गलवान घाटी का इतिहास, काफ़ी लंबे समय तक आज, ठीक है, 2021 में इसकी चर्चा बनी है और ये मामला अभी तक पूरी तरीके से कह सकते हैं उलझा हुआ है। तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री देखिए और जियोग्राफिकल लोकेशन को इसको एकदम मस्ट है, देख के आइए। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे संभावना है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। दूसरा जो टॉपिक है धोलावीरा खुदाई और संबंधित खोज। तो देखिए जब भी कोई साइट्स हैं यहाँ पे, खासकर भारत का साइट अगर यहाँ पे मिल रहा है तो वहाँ पे जो भी खुदाई हुई है क्या क्या मिला हुआ है, क्या एक इतिहास की नई धारा को ये जन्म देगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। तो धोलावीरा साइट को पूरी तरीके से आप लोग देख के जाइए। तीसरा जो नंबर टॉपिक है यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ये इसकी जितनी भी अगर तारीफ कर लिया जाए एग्ज़ाम के संदर्भ में उतना ही कम है, क्योंकि यहाँ से जनरली देखेंगे तो प्रश्न आता ही आता है। अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न देखना है उस समय 1935 का जैसे एक्ट था कि प्रांतों में द्वैत शासन हटा कि नहीं हटा, प्रांतों में द्वैत शासन लगा या फिर, ठीक है, द्वैत शासन लगाया, फिर उसमें जो केंद्र की जो व्यवस्था थी वहाँ पे थी, ठीक है। तो केंद्र हो गया, प्रांत हो गया, प्रांतों में द्वैत शासन यहाँ पे हटा दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन यहाँ पे लग गई। तो ऐसी बातों को आपको विशेष कर यहाँ पे इस टॉपिक में ध्यान देना है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वर्ष 1919 और 1920 में हुई सभी घटनाओं को आप लोग को जिक्र करना है। खासकर 1919 से 1920 में देखा जाए यहाँ पे तो बहुत सारी, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ले लीजिए, असहयोग आंदोलन को आप ले सकते हैं, खिलाफत आंदोलन को ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जो घटनाएं हैं रोलेक्ट एक्ट वगैरह की जो जनरली आपको 1919 और 1920 में आपको देखने के लिए मिलेगी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी यहीं पर आएगा। तो इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ एक बार थ्रू आउट उससे आप लोग करते ज़रूर चलिए, डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से सभी जुड़े कार्यक्रम। अब खासकर यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन को लेके हो गया, फिर गांधी के द्वारा जो इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट चलाया गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कुछ यहाँ पे बुक्स भी लिखा गया है, कौन कौन सा, ठीक है, कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। इन सारे ही चीज़ों को आप लोगों को देख के जाना चाहिए, काफ़ी आप सेफ स्थिति में रहेंगे। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है
राउंड टेबल सम्मेलन यहाँ पे अब जितना भी 1, 2 और 3 हुआ है, और सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे राउंड टेबल में, ठीक है। खासकर जो बातें आई हुई थी पूना पैक्ट को लेकर, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास जी थी, जो दलित लोगों के लिए जो यहाँ पे पृथक निर्वाचन चुनाव की जो मांग की गई थी, ठीक है, सारा का सारा उस राउंड टेबल से संबंधित है। क्यों लाया गया, निष्कर्ष क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला, वैसे चीज़ों को आप लोग जाके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है पूना पैक्ट को लेकर, ठीक है। पूना पैक्ट को लेकर पूरा का पूरा यहाँ पे भी आप लोग एक, ठीक है, थ्रू आउट एक स्टडी आप लोग करके ज़रूर जाइए कि पूना एक्ट में यहाँ पे हुआ क्या था, किस जेल में भी, ठीक है, महात्मा गांधी को रखा गया था, वहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे प्रावधान जो था पूना एक्ट में, यहाँ पे महात्मा गांधी और खासकर अम्बेडकर के बीच एक सहमति जो बनी, तो ऐसे चीज़ों को आप लोग ज़रूर देख के जाइए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जालियांवाला बाग ट्रीटी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए वहाँ पे जालियांवाला बाग में, ठीक है, जो वहाँ पे घटना हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करवाया जा रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो इसको लेके बहुत वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे या फिर, ठीक है, भारत के कोने कोने से आवाज़ उठी थी कि जैसा जगह था खासकर जहाँ गोलियाँ वोलियाँ चली थी, वैसे ही उस जगह को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी देखिए जब भी इस तरह का मुद्दा उठता है तो प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पे हो जाती है। करेंट भी कभी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए चलता ही चलता है, खासकर, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात किया जाए यहाँ पे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एवरग्रीन टॉपिक ऐसा माना जाता है। अक्सर यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है, जैसे कि यूपीएससी ने पूछ दिया था 2015 के पेपर में कि नमक जो आंदोलन जो चल रहा था दक्षिण भारत में, उसका, ठीक है, नेतृत्व कौन किया था, राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। तो ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, यहाँ पे भी अक्सर यहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना, चूँकि कैबिनेट मिशन योजना ये अगर देखा जाए 1939 में जब, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे शुरू हो गया, तो इस कैबिनेट मिशन योजना ही अंतिम में चल के इसी योजना को लेकर भारतीयों में सहमति बनी, जिससे कि हमारा संविधान तैयार हुआ। भारत की आज़ादी के पहले से यहाँ पे बनना शुरू हो गया था। तो कैबिनेट मिशन में किस तरीके से चुनाव हुआ, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी किसको सीटें मिली, बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। प्रांतीय सरकारों ने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, इसके अलावा, ठीक है, मुस्लिम लीग ने किया कि नहीं किया, कुछ सीटों को लेकर यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न अक्सर यहाँ से बनता ही बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या यह एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था? ऐसे प्रश्नों को, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफेंड करने की स्थिति में रहेंगे अगर क्विट इंडिया मूवमेंट को अच्छे से देखेंगे। खासकर यहाँ के जो लीडरशिप थे, गांधी ने बोला हुआ था कि जैसे ही ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, सारे ही नेताओं को कहीं न कहीं यहाँ पे जेल में डाल दिया जाएगा। अब किन किन नेताओं को किन किन जेलों में डाला गया था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे लोगों के द्वारा कौन कौन से वर्गों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा इसे भी आप लोग यहाँ पे ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, द सोशल मूवमेंट ऑफ यहाँ पे मॉडर्न इंडिया में आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें देखिए बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि लगभग जो 18वीं 19वीं शताब्दी का जो दौर था, भारत का एक पुनर्जागरण का दौर था, प्रबोधन काल का दौर था, जो कि यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्मर हुए। खासकर इसमें दो लोगों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद से। बाकी तो और भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इनको देख के आप लोग ज़रूर जाइए। और, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो, ठीक है, जिस जिस समाज की स्थापना की गई थी उसकी ब्रांचेज भी होती है, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना यहाँ पे बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी और स्थानीय दलों का यहाँ पे गठन किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना से पहले कुछ पहले भी कुछ छोटी मोटी पार्टियाँ थी, उसकी भी स्थापना हो चुकी थी, जैसे कि 1857 के विद्रोह के बाद से। उसी तरीके से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी और स्थानीय दलों का गठन यहाँ पे कब किया गया? खासकर होम रूल लीग आंदोलन को भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए कहीं न कहीं यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रश्नों की जो नेचर है, जो प्रकृति है, आपको समझ में आ रही होगी।
थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है और जानबूझ के यहाँ वहाँ किया गया है ताकि आप लोग क्रम से देखें। क्रम से देखने के बाद उस टॉपिक की आप इम्पोर्टेंस का पता लगा सकें कि पहले कौन सा टॉपिक हमें करके जाना है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता के लिए अग्रणी घटनाओं का यहाँ पे कार्यक्रम, द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट लीडिंग टू द इंडिया डिपेंडेंस। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट जैसे घटना हो गया, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए, जैसे कि चौरा चौरी की घटना हो गया, भगत सिंह को फांसी देने को लेकर हो गया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो गया, ऐसे बहुत सारे जो घटनाक्रम है साथ में जो चलते जाते हैं, अक्सर एग्जाम ऐसे चीज़ों को यहाँ पे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित राष्ट्रीय नेता, अब जो भी लीडर क्वालिटी जो उस समय थी, बड़े बड़े खासकर इसमें नेताओं को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। बहुत सारे नेता हैं, सबको तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि गांधी हो गया, नेहरू हो गया, सरदार पटेल अभी काफ़ी चर्चा में आए दिन यहाँ पे रहते हैं, उनसे प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। खासकर बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या पता कि जनरली, ठीक है, उनसे संबंधित प्रश्न बन जाए। उसी तरीके से बाल गंगाधर तिलक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे एक बार थ्रू आउट आप लोग करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के लिबरल वायसराय। अब यहाँ पे लिबरल का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वायसराय की बात किया जा रहा है, ना कि गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है। तो वायसराय भी तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं वायसरायों की बात करना है जिसने भारत के लिए कुछ लिबरल तरीके से काम करने का यहाँ पे प्रयास किया है, ठीक है। कुछ सुधार कार्यक्रमों पे यहाँ पे जोड़ दिया गया है। इसमें कुछ वायसराय के साथ साथ गवर्नर जनरल भी है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है। आप लोग उसे भी ध्यान जरूर रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस यकीन मानिए, ठीक है, इतना करके जाइए, इतना करके जाने के बाद बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट की स्थिति में रहेंगे। खासकर हिस्ट्री को लेके आपको बहुत अधिक समस्या यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। कुछ टॉपिक है एंशिएंट और, ठीक है, मिडेवल में, वहाँ से कुछ कहना, ठीक है, ज़्यादा सीरियसली नहीं है। हालांकि एंशिएंट में आप बुद्ध जैन को एकदम कंप्लीट करके जाइए, अशोक का कंप्लीट करके जाइए, थोड़ा बहुत आप गुप्ता पीरियड को देख सकते हैं। उसी तरीके से मिडेवल की अगर हम लोग बात करें तो मिडेवल में अकबर को, ठीक है, यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और टॉपिक हो जाता है। अकबर से जनरली यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश हो गया, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, ठीक है, ऐसे शासकों से जहाँ पे आपको बहुत अधिक चेंज देखने के मिलेगा, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अब एक दो दिन के अंदर जस्ट मिलते हैं बाकी अन्य सारे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।